तेजस्वी के पत्र का मंत्री विजेंद्र यादव ने दिया जवाब तो राजद खेमे ने सीएम नीतीश से किया सवाल। पारस अस्पताल में लगे आरोपों की तेज हुई पुलिस जांच, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज जब्त, मेडिकल टीम भी करेगी जांच। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे, सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण, बेहतर सुविधा बहाल करने का दिया निर्देश। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जमानत और पेरोल पर छोड़े जाएंगे 7,000 कैदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले पटना के सबसे बड़े निजी अस्पताल पारस अस्पताल की, जहां अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने आई एक महिला के साथ आईसीयू वार्ड में गैंगरेप के बाद मौत के आरोपों की पुलिस ने जांच तेज कर दी है। मामले की जांच कर रही पटना की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर गहन जांच पड़ताल की। उधर पीड़िता के इलाज में गड़बड़ी हुई या नहीं, इसकी जांच भी मेडिकल टीम करेगी। पुलिस ने पारस अस्पताल के आईसीयू के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर लिया है। पुलिस इस फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। तो बता दें कि इस आरोपों को लेकर अब पुलिस पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। बता दें कि पीड़ित महिला की मौत के बाद उसकी बेटी ने शास्त्री नगर थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसमें धारा 166 भी लागू है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी निर्भय किशोर, और इस पे ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे निर्भय किशोर से। निर्भय, जिस तरह से पारस अस्पताल को लेकर जो आरोप लगाए गए थे पारस अस्पताल के कर्मियों पर कि उन्होंने आईसीयू वार्ड में इलाजरत महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, और इसको लेकर पुलिस अभी सख्त हो गई है, जांच टीम को गठित किया गया है, क्या अधिक जानकारी है? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि पारस अस्पताल को लेकर के अब लोगों का गुस्सा भी एक तरफ दिख रहा है और दूसरी तरफ प्रशासन की सक्रियता भी दिख रही है। चाहे जिला प्रशासन की बात की जाए या फिर पुलिस महकमे की बात की जाए, जांच की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल जिस तरीके से जो घटना घटी थी और उस घटना के बाद जब महिला की मौत हो गई और महिला की मौत के बाद जो पीड़िता है उस पीड़िता ने जब आरोप लगाए और बजाते, हालांकि ये बातें कही जा रही थी और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया के सामने भी ये कहा था कि मर्डर का केस चलना चाहिए और अब इस मामले में जांच चल रही है। आपको बता दूं कि के राजधानी पटना के जो जिलाधिकारी है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने एक मेडिकल टीम की गठन करने की बात की है और बजाते उन्होंने कहा है कि जो टीम होगी वो टीम ये अस्पताल में 10 लोगों की टीम होगी डॉक्टरों की, और वो लोग जाके कितनी सदस्यीय मेडिकल टीम का गठन किया गया है? अगर विशेषज्ञों की टीम की बात करें तो कितने सदस्यीय टीम का गठन किया गया है? क्योंकि ये खबरें सामने आ रही हैं कि 2 अलग अलग बिंदुओं पर 2 अलग अलग टीम जांच करेगी। बिल्कुल, 2 अलग अलग बिंदुओं पर 2 अलग अलग टीम जांच करेगी और उसको लेकर जो इलाज किया कि पहली वो डॉक्टरों की जो अस्पताल में किस तरीके की महिला की इलाज चल रही थी, क्योंकि जब ये घटना घटी थी और उसके बाद पहली बार जब पीड़िता सामने आई थी, जो कि एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब प्रदर्शन किया जा रहा था, तब पहली बार जो आरोप लगाने वाली युवती थी वो सामने आई थी, तो उन्होंने कुछ बोलने से मीडिया के सामने इनकार कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि उनकी मम्मी फिलहाल एडमिट है और ऐसे में अगर वो किसी भी तरीके का बयान देती है तो अस्पताल प्रशासन जो है वो मामले को दबाने के लिए, इस मामले को खत्म करने के लिए कहीं न कहीं उनकी माँ का जो है वो हत्या कर सकते हैं और गलत इलाज करके शायद ऐसा कर सकते हैं, उसका उन्होंने आशंका जाहिर किया था। उसके बाद जब उसके दूसरे दिन जब महिला की मौत हो जाती है और उसके बाद सवाल भी खड़ा होने लगा प्रशासन पर, अस्पताल प्रशासन पर, जिसके बाद वो खुल करके सामने आए, उन्होंने आरोप भी लगाए। हालांकि अब उस आरोपों को लेकर के जिला प्रशासन भी सख्त हो गई और कुछ जांच टीम का गठन किया गया है। वही दूसरी तरफ अब 2 जांचों की बात की जाए तो पहली जांच ये है कि अस्पताल में जो डॉक्टर की टीम होगी वो डॉक्टर की टीम इलाज को लेकर जांच करेगी। बिल्कुल, आरोपों के बाद अब कह सकते हैं कि प्रशासन सख्त हो गया है और जिस तरह से पीड़िता की बेटी ने मामले को दर्ज कराया है उसको लेकर टीम को भी गठित कर दिया गया है और अलग अलग बिंदुओं पर अब जांच विशेषज्ञों की टीम करेगी। सीसीटीवी कैमरे को भी जब्त कर दिया गया है और आपको ये भी बता दें कि ये भी जांच में पाया गया है कि उस रात आईसीयू वार्ड में 10 कर्मी तैनात थे, जिसमें 6
महिला कर्मी थी और 4 पुरुष कर्मी थे और 25 मरीज भी उस वार्ड में मौजूद थे, जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की, जो भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल का निरीक्षण कर मौके का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बेहतर सुविधा बहाल करने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया। यही नहीं, मंत्री सम्राट चौधरी ने सामुदायिक किचन का भी निरीक्षण किया और इस दौरान मौके पर मंत्री सम्राट चौधरी के साथ स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। जितनी व्यवस्था है सोचे थे हम ही दे देंगे, सिलेंडर दे देंगे, ऑक्सीजन का सब दे देंगे, लेकिन मंत्री जो बोलेगा आपको कुछ देना नहीं है। तो सब गवर्नमेंट तैयार है देने के लिए और गवर्नमेंट पूरा चीज जो चाहिए तैयारी के लिए गवर्नमेंट स्वयं खर्चा के लिए तैयार है। जो हम लोगों से 2-2 करोड़ रुपया लिए हैं उसी पे सब हो रहा है और हम एक वाहन यहाँ पर दे रहे हैं कि इमरजेंसी में जिसको ले जाना पड़ेगा भागलपुर या पटना। माननीय विधायक के आग्रह पर हम लोग यहाँ आए और माननीय विधायक जी की चिंता है कि किसी भी हालत में सुल्तानगंज का पेशेंट भागलपुर नहीं जाए, इसका समुचित इलाज यहाँ हो। हमने 2-3 बिल्डिंग में कहा है कि इसकी पूरी व्यवस्था कीजिए कि 30 बेडेड एक अस्पताल की नई संरचना करें और सुल्तानगंज में हम 15 फाइनेंस से एक ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। यहाँ 30 बेड की व्यवस्था करेंगे, 10 ऑक्सीजन सिलेंडर भी देंगे, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी देंगे और भी जो चीज़ें स्वास्थ्य से जुड़ी चीज़ें हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। और कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। बिहार में इलाज के अभाव में लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ संसाधन धूल फाक रहे हैं। बता दें कि सूबे में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स पर अब विपक्ष हमला बोल रहा है और इसी कड़ी में पटना में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकती है, ये उम्मीद नहीं थी। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है और ऐसे में वे सरकार से मांग करते हैं कि इस समस्या को जल्द से जल्द दूर कर वेंटिलेटर्स को मरीजों के इलाज में उपयोग किया जाए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पिछले कोरोना काल में भी भूमिगत हो गए थे, इस कोरोना काल में पूरा नकारा साबित हुए। इस कोरोना काल की तैयारी के लिए 1.25 साल का समय मिला, पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर आए और उसके चलाने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। तो आखिर मंगल पांडे जी इस 1.25 साल में क्या तैयारी की है? और राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने गुरुवार को फेसबुक लाइव कर सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा था, लेकिन सीएम की बजाय बिहार सरकार के मंत्री ने उसका जवाब दिया, जिस पर मृत्युंजय तिवारी ने सवाल खड़ा किया और कहा कि मुख्यमंत्री जी को हिम्मत नहीं थी तो वो अपने मंत्रियों से जवाब दिलवाए। और इसी के साथ मृत्युंजय तिवारी ने सरकार से कई सवाल भी पूछे। यादव जी के पत्र का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तेजस्वी यादव जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था और जवाब मांगा था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय वीरेंद्र यादव जी ने पत्र का जवाब दिया है और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ की राशि जो विधायक निधि की है उसे निकाल करके कोरोना उन्मूलन में दिया गया है, सरकार का विशेषाधिकार है। और कोरोना महामारी को लेकर सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही है, वास्तविकता में यदि जमीनी स्तर की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर इसकी तस्वीर कुछ और ही है। चाहे वो साफ सफाई हो, सुरक्षा और महामारी से संबंधित अन्य सुविधाओं की बात हो। मामला बेगूसराय जिले का है, जहां की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। फिलहाल इस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार में कोरोना मरीजों की। कोरोना के आंकड़ों की 24 घंटे में कितनी संख्या में गिरावट देखी जा रही है वो भी बता दें। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1.40 लाख लोगों की जांच हुई है, जिसमें मात्र 5,871 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिहार सरकार में अब कोरोना का संक्रमण घटने लगा है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 5,871 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 9,900
77 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 98 लोगों की मौत रिकॉर्ड की गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि सूबे में कोरोना संक्रमण से रिकवरी रेट बढ़ चुका है और 91% से अधिक हो चुका है और इसके साथ स्वस्थ होने वाले कुल लोगों की संख्या भी 6,17,397 हो चुकी है, जो कि एक अच्छी खबर है। और बिहार में फिलहाल 54,406 एक्टिव मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें पटना में सर्वाधिक 1,281 नए कोरोना संक्रमितों की 24 घंटे में पहचान हुई है। और बिहार में कोरोना के साथ ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस ने भी दस्तक दे दिया है, जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बना हुआ है और इस बीमारी से संक्रमित प्रदेश के कई मरीजों में इसकी पुष्टि भी हुई है, जिसको लेकर पीएमसीएच अस्पताल के डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने इससे जुड़ी कई अहम जानकारियां दी है। क्या है वो अहम जानकारियां, जरा सुनिए। दोनों फंगस दोनों भाई हैं, दोनों सब जगह प्रेजेंट है, हवा में है, जल में है, सॉइल में है, हमारे आपके बॉडी पर है। इसीलिए जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये अटैक करते हैं। जिसकी भी लो इम्यूनिटी हो गई तो ये दोनों इन दोनों को अपॉर्चुनिस्टिक फंगाई करते हैं हम लोग। जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है दोनों। और अब बात करेंगे लखीसराय की, जहां लखीसराय के किऊल थाना अंतर्गत बेलदरिया गांव में सुबन बिंद नामक शख्स के घर में घुसकर कुछ नकाबपोश अपराधियों ने उसकी पत्नी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। और पटना जिले के मोकामा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र में एक अर्ध विक्षिप्त पिता ने अपनी ही 2 मासूम संतानों को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही मोकामा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाहर भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चंदन अपने दोनों बच्चा को कुल्हाड़ी से काट दिया है, कत्ता से काट रहा है। विवाद चल रहा था अपना पारिवारिक, इसमें पंचायती भी हुआ था। कुछ दिन पहले पति पत्नी में विवाद हुआ, पत्नी को मारपीट के भगा दिया है और आज रात में ऐसा घटना किया है। क्या आरोप क्या लगाता था? आरोप तो लगाता था कि और पटना में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला जक्कनपुर थाना क्षेत्र के पश्चिमी जयप्रकाश नगर का है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। मृतक की शिनाख्त रवि यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और मामले की जांच कर रही है। और गया जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के जीबी रोड स्थित लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से जबरन वसूली कर रही है और जुर्माना ना देने पर पुलिस उन्हें बर्बरतापूर्ण पिटाई भी कर रही है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस एक युवक की पिटाई करते नजर आ रही है। वहीं इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक प्रमोद लड्डू को पुलिस ने फाइन न देने के कारण बुरी तरह से पीटा। औरंगाबाद के घोड़हट गांव निवासी शंकर तिवारी पर अपनी पत्नी के साथ दहेज के लिए मारपीट करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी शिवजी पांडे ने अपनी बेटी की शादी 11 मई 2013 को औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के निवासी शंकर तिवारी से की थी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही ससुराल वालों ने 6 लाख दहेज की मांग की, जिसे ना देने पर लड़की को प्रताड़ित किया जाने लगा। और इसी मामले को लेकर लड़की के पिता ने ससुराल वालों पर मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को जेल भेज दिया।
और नालंदा जिले के आशानगर हाईवे में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद नाराज लोगों ने आक्रोशित होकर मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची सोखसराय थाना पुलिस ने मामले को शांत कराया। थे पहले से नहीं, हमारा फोन गया कि जो आपका बहन डेट कर गए हैं। ये जा रहा था सिलाव से माधोपुर धर्मपुर और इसका एक्सीडेंट हो गया रास्ता में और अपना कागज लाने के लिए जा रहा था। ड्यूटी था 3-4 दिन के बाद से, पोस्टिंग करना था कहीं, वही जा रहा था कागज लाने। 3-4 दिन के बाद आता है। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड की जेलों से भीड़ कम करने के लिए कैदियों को बाहर निकाला जाएगा। हालांकि कैदियों को सजा में माफी नहीं मिलेगी। दरअसल कोरोना के कहर से जेल में बंद कैदी भी अछूते नहीं हैं और इस महामारी के बीच कई कैदियों की कोरोना से संक्रमित होकर मौत की खबरें भी सामने आई हैं और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत और पेरोल पर 7,000 कैदी छोड़े जाएंगे। आपको बता दें कि झारखंड में कुल 29 जेल हैं, जिसमें 7 केंद्रीय कारागार हैं, 14 जिला कारा, 1 ओपन जेल और बाकी सब जेल हैं और इन जेलों में से लगभग 23,000 इन जेलों में कैदी बंद है। हम लोग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके में इंटरिम बेल वगैरह काम तो कोर्ट से होता है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं कि 7 साल तक के जो जिस कैदी की सजा है, जिसको 7 साल तक का ही सजा मिला हुआ है, उन लोगों की सूची बनाकर हम लोग डालसा को देंगे, जिससे डालसा उसको अपने स्तर से पहल कर सके, उनको इंटरिम रिलीफ। और धनबाद में एक रेलवे कर्मी की पत्नी का शव उसके ससुराल में पंखे से झूलता मिला। महिला ने पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और फिर फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं वायरल वीडियो से धनबाद में सनसनी फैल गई। वीडियो में वो रो रो कर अपने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है और इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। हम सुसाइड करना चाह रहे हैं, कहते ना कि अब बर्दाश्त नहीं, गलती किए हम यहाँ आके बहुत गलती किए। हमको क्या पता था, हम तो इंसान को मौका दिए थे। हम बोले थे ना, इंसान ही नहीं रहेगा तो उसको गलती का क्या करेंगे। हमको लगा कि सुधर गया। और बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस घटना में घायल सभी लोगों को स्थानीय सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती करवाया गया है और इस घटना के बाद गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि सरकारी और निजी तौर पर मृतक के परिजनों और घायलों को हर स्तर पर मदद की जा रही है। तो बता दें कि वज्रपात का कहर झारखंड में बरपा और इस वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग इस घटना में जो मृतक हैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी दिव्यात्मा को शांति प्रदान करें और परिवार के जो लोग हैं उनको इस विपत्ति को सहने की शक्ति प्रदान करें, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और गिरिडीह जिले के गांव थाना क्षेत्र में बच्चों के बीच हुए विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस दौरान दोनों पक्ष के 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बच्चों के खेल में मारपीट शुरू हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे। वहीं घटना के बाद दोनों पक्षों ने थाने में लिखित आवेदन दर्ज कराया। तो देख सकते हैं तस्वीरें साफ हैं कि किस तरह से बच्चों के विवाद में जब बड़े कूद पड़े तो फिर क्या हुआ। देखिए गंभीर रूप से इस पथराव में, इस मारपीट में कई लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरों को मारा उछाला जा रहा है, एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है पत्थरों से, लाठियों से और उसमें
कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। और अब बात करेंगे बेगूसराय की, जहां कोरोना महामारी को लेकर सरकार जितनी गंभीरता दिखा रही है, वास्तविकता में यदि जमीनी स्तर की बात करें तो ग्राउंड जीरो पर इसकी तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। चाहे वो साफ सफाई हो, सुरक्षा और महामारी से संबंधित अन्य सुविधा की बात हो, मामला बेगूसराय का है, जहां जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। और इसका जायजा लिया बेगूसराय संवाददाता जीवेश तरुण ने। कोरोना मरीज के मौत को लेकर सरकार ही भले अलग अलग तक के आंकड़े देते हो, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसकी पड़ताल करने अभी हम मौजूद हैं बेगूसराय के सिमरिया गंगा तट पर। और आपको हम साफ तौर पर यहाँ की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरह से अंबार में यहाँ लाश जल रहे हैं। तकरीबन आधे दर्जन लाश तो सामने में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हम आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि पास में 2 दिन से यहाँ लाश पैकेट में रखा हुआ है। हम अपने सहयोगी कैमरामैन को कहें कि वहाँ की तस्वीर थोड़ा जूम करके दिखाए रखा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एम्बुलेंस रात को आती है और रात को, दिन में तो नहीं, रात को इस ढंग का काम करके यहाँ से चली जाती है। सर देखिए यहाँ पर जो है ना 19 को डेड बॉडी रात में आता है इनका, तो उसका डोम ही यहाँ पर ध्यान नहीं देता है इस पर, और कोई साफ सफाइया नहीं हो पाता यहाँ पर। महज 15 मिनट भी नहीं हुई कि फिर वो लाश आए हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस लाश को लाने वालों की संख्या कितनी कम है। ऐसे में स्थिति यहाँ काफ़ी दयनीय हो गई है। और जो यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक कहीं ना कहीं यहाँ के सुरक्षा को लेकर सवाल पैदा हो रहे हैं, चाहे वो मलिक स्तर की बात हो, चाहे वो जिला प्रशासन स्तर की बात हो। तो वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे उन वादों को कितना पूरा किया जाता है ये हमने आपको दिखाया। बेगूसराय की ये तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाया और जमीनी हकीकत से आपको भी वाकिफ किया। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे जाते जाते यही कहूंगी, यही अपील डीटीवी भारत की टीम की ओर से भी कि आप कोरोना के नियमों की अनदेखी ना करें, कोरोना के तमाम गाइडलाइंस का आवश्यक रूप से पालन करें, क्योंकि यही है जो आपको कोरोना के खतरे से बचा सकती है। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।